ठीक है, आपका जो लास्ट एक्ट है सिलेबस का, दैट इज द कंपनीज एक्ट, वी आर अबाउट टू स्टार्ट दैट। और जस्ट टू गिव अ ब्रीफ अबाउट ऑल दिस, इसको ये सिर्फ आपका यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसका जो आपको मतलब आधा और अच्छे से आप आईपीसीसी में पढ़ेंगे और सबसे अच्छे से आप लोग फाइनल में पढ़ेंगे। ये एंटायर आपका सिलेबस कवर होगा आईपीसीसी में और फाइनल में। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपका एक इंट्रो है, तो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस टुडे, और इफ इन केस इफ एनीवन ऑफ यू हैज एनी कंसर्न देन जस्ट लेट मी नो। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें, एक कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, जो इसके अंदर आपको जैसे पता है कि तीन चार तरीके के आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। वन इज प्रोप्राइटरशिप, दैट इज सोल प्रोप्राइटर, जो इंडिविजुअल की होती है। सेकंड वन इज पार्टनरशिप, देन एलएलपी, एंड देन आपकी कंपनी। इसके अलावा आपकी एयूपी होती है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। वो सब अलग चीजें हैं, सारी चीजें छोड़ो। तो इसके अंदर ये जो कंपनीज एक्ट है, ये जितनी भी आपकी जो कंपनी सेटअप होती है, मे बी इट कुड बी प्राइवेट लिमिटेड और इट कुड बी पब्लिक लिमिटेड और इट कुड बी, हाँ, दो तरीके की होती है। तो और 1% कंपनी, सॉरी। ठीक है, तो इसमें तीनों जो कंपनीज होंगी आपकी, वो सारी की सारी आपकी जो रेगुलेट होती है, दिस इज रेगुलेटेड बाय योर कंपनीज एक्ट 2013। और इंश्योरेंस कंपनीज भी इसके अंदर आते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे कि आपके आईआरडीए के प्रोविजंस लगेंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगी। और बैंकिंग कंपनीज इसके अंदर आती है, जहाँ पे कि आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगी, वो इसके अंदर नहीं आएंगी। कंपनी जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है वो भी इसके अंदर आती है, बट जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के जो प्रोविजंस लग रहे हैं वो नहीं आएंगे। और एनी अदर कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट से है वो भी इसके अंदर आएगी। और सच बॉडी कॉर्पोरेट, ये बॉडी कॉर्पोरेट आपके यही हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आपकी एयूपीज और आपकी 1%, इसको कि आप लोग ओपीसी भी कहते हैं। सर आपकी आवाज कम आ रही है। सर आपकी बहुत ज्यादा तेज है। अभी मेरे को बताना, अभी ठीक आएगी? अभी ठीक है? इग्नोर नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। कुलदीप अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। वो ईयरफोन्स के कारण ना, मतलब एयर सी आती रहती है बीच में, हवा सी। हाँ सर, फैन ऑन है ना, इसलिए वो आपको हवा से आएगी थोड़ी। वो ईयरफोन्स में नॉइज कैंसिलेशन तो है, बट वो पूरी नॉइज कैंसिल नहीं करते हैं, तो आपको कभी कभी हवा से आएगी। ठीक है, सर तो स्टार्टिंग में आपने क्या बोला था, वो लेट हो गया आज। कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बताइए कि वो आपकी जो एप्लीकेबल है कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है जहाँ पे आईआरडीए नहीं लग रहा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं लगेगा। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है ये जहाँ पे बैंकिंग एक्ट नहीं लग रहा है, मतलब जहाँ पे बैंकिंग एक्ट के प्रोविजन कुछ अगर नहीं बोलते हैं किसी अगर सिनेरियो में, तो वहाँ पे आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगते हैं। ठीक है, या फिर एनी अदर कंपनी जो कि गवर्नड होती है बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, सभी के ऊपर आपकी कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो इसमें जो मैंने बताया था, आपकी जो कंपनी होती है वो तीन तरीके की होती है। वन इज योर OBC, that is your 1% company, second one is your private limited and third one is your limited। ठीक है, अब इसके अंदर वो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, वो अलग से कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे आप डीप में जाके बाद में पढ़ोगे। तो कंपनी का मतलब क्या होता है सर? अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, ए कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। कंटेम्पलेशन का मतलब है सर कि सिर्फ लॉ की नजरों में ही वो एग्जिस्ट करती है। बीइंग अ mere creation of law, कि आप इस लॉ से ही क्रिएट होती है। इट possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence। सीधी सीधी बात सर ये है कि देखो, कंपनीज जो होती है ना, उसकी एक सेपरेट पहचान होती है। जैसे जो एक मेजर जो डिफरेंस आप लोग ये समझो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसके अंदर ओनर और प्रोप्राइटर में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके अलावा चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे एओपी हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चाहे कोई भी होगी ना, वो आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जहाँ पे यहाँ पे जो आप अपनी आपकी जो कंपनी जो क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जब आप कंपनी को फॉर्म करते हो, कंपनी फॉर्मेशन में जब लेके आते हो, तो उस टाइम पे आपकी जो कंपनी सेटअप होगी, फॉर एग्जांपल जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, आप मानिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आपकी एक कंपनी है। ठीक है, और ये जो ए और जो बी और ये जो सी है, ये आपके सारे प्रमोटर्स हैं कंपनी के। ठीक है, तो ए और बी और सी के अलावा ये जो है ना, ये चार बंदे माने जाएंगे आपके, 3+1, दैट वन इज योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी एक्ट की एक पहचान होती है भैया। कंपनी की एक पहचान होती है कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कि ये
एक नजर में, लॉ की नजर में एक सेपरेट पर्सन है, एक सेपरेट बंदा है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से काम करता है, मतलब बेसिकली प्रमोटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब इसको चलाते हैं, बट उन सब के लिए भी ये माना जाता है कि ये डिफरेंट लीगल एंटिटी है। तो जो आपके प्रमोटर्स हो गए, जो आपके डायरेक्टर्स हो गए, या फिर आपके जो चेयरमैन या केएमपी कुछ भी जो होते हैं, वो सब सैलरी लेते हैं, और वो सब सैलरी आपकी कंपनी से लेते हैं। तो यही माना जाता है कि ये जो कंपनी है ना आपकी, ये सैलरी दे रही है, और बिकॉज ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए आपको सैलरी वगैरह सब कुछ ही दे रही है, ठीक है। एनी डाउट एनीवन इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो जैसे अगर आप ये पढ़ोगे ना, देखो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो मैंने आपको भी बताया। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है सर इसके अंदर कि जब तक इसको एंड नहीं किया जाएगा तब तक ये चलती ही रहेगी, ठीक है। जब इसको आप एंड कर दोगे तभी ये एंड होगी, नहीं तो इसका परपेचुअल सक्सेशन है। कि आप इसके मेंबर्स चेंज हो जाए, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने टाटा भी अगर सुना होगा, टाटा की कंपनी है, रिसेंटली आपने एप्पल सुना था, स्टीव जॉब जब एक्सपायर हुआ था, तो उसके बाद में उसको टेक ओवर किया था टिम कुक ने। तो वो भी, उसमें भी उसका प्रमोटर चेंज हुआ था, और उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हुआ था। अभी रिसेंटली बिल गेट्स रिटायर हुआ है, उससे बाद में आपका जेफ बेजोस रिटायर हुआ अमेज़न वाला। तो ये सारे चाहे आपके चेंज होते रहे लोगों के अंदर, उसके चेंज होने से अभी कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी जो होती है आपकी डिफरेंट मेंबर होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ दी सेपरेट लीगल एंटिटी का जो एक जो नेचर है ना, उसकी वजह से आपकी ये इसकी लायबिलिटी जो डिफरेंट होती है। आप प्रमोटर से डायरेक्टर्स के घर का सामान नहीं बेच सकते हो। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो, या फिर अगर आपकी कंपनी डिसॉल्व होती है, तो जो कंपनी है उसी का आप सामान बेचोगे, उसी की आप लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए एसेट्स यूज करोगे कंपनी के, इसके अलावा और किसी के नहीं। और कंपनी जो है आपकी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती है, व्हिच मींस कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको बताया कि प्रमोटर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो केएमपीज हैं, केएमपीज होते हैं सर आपके की मैनेजमेंट पर्संस। तो ये जो लोग हैं आपके, यही कंपनी को चलाते हैं, इन्हीं के थ्रू आपकी कंपनी चलती है, ठीक है। तो रेगुलेट इसको यही करते हैं। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, अब इसके पहले फीचर के ऊपर आते हैं, जो कंपनी के फीचर के होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसको अगर आप पढ़ोगे, दीज आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विज़ावी। विज़ावी का मतलब पता है आपको? नो सर। इन कंपैरिजन टू। इसका मतलब होता है इन कंपैरिजन टू the other forms of business organization is that it acquires a unique character of being a separate legal entity, ठीक है। In other words, when a company is registered, it is clothed with legal personality. It comes to almost the same rights and powers as a human being. Its existence is distinct and separate from that of its members, जो कि मैंने आपको बताया था अभी कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके मेंबर्स वगैरह से डिफरेंट होती है। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका एक अपना बैंक अकाउंट भी होता है, वो लोन भी ले सकती है, लायबिलिटीज भी कर सकते हैं, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ वो कर सकती है, ठीक है। बिकॉज वो एक सेपरेट लीगल पर्सन आपने बनाया उसको। It is at law a person which is different from the subscriber to the memorandum of association. Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. अब क्या होता है सर, देखो कंपनी के अंदर ना दो चीजें होती है जो कंपनी के पूरे कच्चे चिट्ठे को बताती है, कि विच मींस कि ये कंपनी है क्या और कंपनी ऑपरेट कैसे करती है। तो उसके अंदर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो ये बताता है कि कंपनी है क्या। एक होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि बताता है कि आपकी कंपनी ऑपरेट कैसे करती है, ठीक है। तो जब एक कंपनी फॉर्म होती है ना, तो उसमें आपको सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका बनाया जाएगा, उसके बाद उसको लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सब्सक्राइब करेंगे मेमोरेंडम में। तो ये वाला पॉइंट आपको कह रहा है कि इट इज एट लॉ, अगर लॉ चाहे तो ये जिन लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये 4 बंदों ने आपके मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया है, ठीक है, इनके अलावा एक और पर्सन अगर आ जाता है ना, तो अगर लॉ चाहेगा तो उसको भी एक सेपरेट एक राइट वो दे सकता है, ठीक है। Even members can contract with company, acquire right against it, or incur liability to it. For the debts of the company, only its creditors can sue it and not its members. तो इसके अंदर ये है सर कि देखो आप कंपनी से लोन ले सकते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी से लोन ले सकते हैं, और कंपनी को लोन दे भी देगी। तो जो इंटरेस्ट जो मेंबर्स जो देंगे कंपनी को, वो कंपनी की इनकम होगा, और जो लोन जो मेंबर्स कंपनी देगी अपने मेंबर्स को, वो कंपनी का उसमें आपके एडवांसेस में पड़ा होगा।
आपने वो पढ़ा, वो करा है ना, डुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आप जो बीआरएस करके आते थे उसके अंदर आप हमेशा ये मानते हो ना कि, या अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स में जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे पार्टनरशिप वगैरह के, तो आप उसमें ये मानते हो ना कि मेंबर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग है। तो जो पार्टनरशिप फर्म जो मेंबर्स को दे रही है वो उसके एडवांसेस और मेंबर्स के ऊपर लोन है। करेक्ट, याद है? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। ये ऊपर वही है, एक कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग एंजॉयिंग डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, जो मैंने ऊपर सारा आपको बताया। बेसिक इसमें मोटा मोटी चीज आप ये समझ के चलो कि एक कंपनी की ना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है, और वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करती है। जब कभी भी कंपनी का कुछ क्वेश्चन आ जाए बुक्स में भी, यहाँ पे भी, अकाउंट्स में या कहीं पर भी, तो सीधा सीधा ये मान के चलना उसको कि आप लोगों के अलावा कंपनी जो है ना वो भी एक पर्सन है। तो अगर वो आपको लोन दे रही है तो वो उसके लिए एडवांस और आपके लिए लोन है, और अगर आप कंपनी को लोन दे रहे हो तो आपके लिए एडवांस और कंपनी के लिए लोन। बाकियों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी लोगों को। ठीक है, एक इसके बाद एक केस है, मेंबर डज नॉट हैव इवन एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अच्छा, ऊपर ये जो पॉइंट आपको ये बताया था कि अगर कंपनी पैसे नहीं देती है किसको, अपने क्रेडिटर्स वगैरह को, तो क्रेडिटर्स कैन सू इट एंड इट नॉट इट्स मेंबर्स। तो मैं इसमें एक चीज काफी आगे से आपको भी लाके बता देता हूँ जो फाइनल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा आईपीसीसी में टच बेस करा दिया जाए। जब कंपनी कोई भी डिसॉल्व होती है ना सर, एक सेपरेट एक डिफरेंट एक ऑर्डर होता है कि पहले इसको पैसे मिलेंगे, इसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे, उसके बाद में आपके बचते हैं जाके मेंबर्स, जो एक्चुअल मेंबर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो बेशक से सबको पैसा मिल जाए और उसके बाद कुछ भी ना बचे तो भी मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते, और सबको मिल गया उसके बाद मेंबर्स के लिए मान लो 10% ही बचा, तो मेंबर्स को सिर्फ 10% ही एक्सेप्ट करके अपने घर जाना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि मेंबर्स जो है ना वो कभी भी सू नहीं कर सकते कंपनी को उनके इंटरेस्ट के लिए। अगर कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही है तो फिर वो मेंबर की दिक्कत है, कंपनी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि चला तो मेंबर्स ही रहे ना कंपनी। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, एक बार फैक्ट ऑफ द केस पढ़ लेते हैं। Makora was the holder of nearly all except one shares of a timber company. He was also a major creditor of the company. Makora को M बोला इन्होंने, M insured the company's timber in his own name. The timber was lost in a fire. M claimed insurance compensation. Held the insurance company was not liable to him, as no shareholder has any right to any item of the property owned by the company. अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो उसने क्या किया था, ये पहली बात तो ये सारा का सारा शेयर होल्डर था, ये अपनी कंपनी का सारे शेयर इसी ने हैंड कर रखे थे, सिर्फ एक शेयर को छोड़ के। दूसरा, इसने जो टिम्बर का जो इंश्योरेंस कराया था वो इसने अपने नाम पे कराया था, कंपनी के नाम पे नहीं कराया था। तो अगर ये जो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे होता तो कंपनी कैन गो टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड वहां से वो जाके अपना क्लेम ले सकती थी। बट क्योंकि ये सारा का सारा जो इंश्योरेंस है वो एम के नाम पे था, तो एम नाउ कैन नॉट गो टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड क्लेम एनीथिंग। इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी इसको। कंपनी के नाम पे होता तो कंपनी जाके दे देती। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन की अगर बात करें, मेंबर्स में डाई और चेंज, जो मैंने आपको बताया, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, चेंज होंगे, और कई लोग मरेंगे भी, कई लोग जिंदा भी होंगे, पर उसकी वजह से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी एग्जिस्टेंस इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता उसको, चाहे मेंबर्स की डेथ हो जाए, चाहे मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो एक डेथ हो जाएगी, जो इंसॉल्वेंट हो जाएगी, या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, या फिर जो भी बाद में कंपनी में जो प्रोविजंस हैं उसको अप्लाई करके आपको चेंज कर दिया जाएगा, बट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now the third part is limited liability. The liability of a member depends upon the kind of company of which he is a member. We know that company is a separate legal entity which is distinct from its members. Thus, in the case of limited liability company, the debts of the company in totality do not become the debts of the shareholders. The liability of the members of the company is limited to the extent of the nominal value of the shares held by them. In no case can the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value of their shares. तो सर यहाँ पे पहली चीज ये है कि जहाँ पे आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है,
तो वहां पे अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है या फिर कंपनी को अगर जरूरत पड़ रही है पैसे की, तो आप जाके मेंबर्स से पैसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। आप ये जाके क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेंबर्स, आप क्योंकि इस कंपनी के मेंबर्स हो तो आप हमको पैसे दो। नो, यू कैन ओनली क्लेम जो उनकी अनपेड वैल्यू है शेयर्स की। अब इसके अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, 12th में आपने अकाउंटिंग फॉर शेयर होल्डर्स में जो किया था आपने। फॉर एग्जांपल मान लो 10 आपकी पेड अप कैपिटल है, 10 रुपए पर शेयर आपका रेट है, इसमें कि फर्स्ट कॉल पे आपने 4 रुपए दिए, सेकंड कॉल पे अभी आपने 4 रुपए दिए, और थर्ड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए की अभी पेंडिंग है। तो इस प्रोविजन के हिसाब से सर कितने पैसे आप मंगा सकते हो शेयर होल्डर से? एनीवन जो बताना चाहे? 8। दोबारा लाइन को पढ़ो। आंसर देने से पहले चीजों को समझो, जल्दीबाजी नहीं है आंसर देने की। लाइन को दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 10 सर। फिर गलत है, दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और ऊपर एग्जांपल देखो, पेंडिंग कितने रुपए हैं। सिर्फ 2 रुपए मंगाए जाएंगे जो कि अनपेड है। मैं एग्जांपल में बताया आपको कि 4 रुपए ये भी आपके पेड है, 4 रुपए ये भी आपके पेड है, सिर्फ 2 रुपए पेंडिंग है। तो यू कैन ओनली कॉल 2 रुपीज फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो कि उनकी अनपेड वैल्यू है शेयर्स की, ठीक है। जब एग्जांपल मैं दे रहा हूं तो एग्जांपल को ध्यान से सुनो आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द मेंबर्स आपके जो होंगे वो सिर्फ उस अमाउंट तक आपके लायबल होंगे जितना उन्होंने गारंटी कर रखा होगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने गारंटी अगर मान लीजिए कर रखा है 1 लाख रुपए की, अगर कंपनी डिसॉल्व होती है तो आई विल गिव ओनली 1 लाख रुपीज। तो उस केसेस के अंदर आपके सिर्फ वो 1 लाख रुपए ही देंगे, वो जो जितनी उनकी गारंटी लिमिटेड है, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं देंगे। तीसरा है, however it is an unlimited company, the liability of its members is unlimited as well। अगर अनलिमिटेड आपकी कंपनी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी भी आपकी अनलिमिटेड हो जाएगी। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, a company is an artificial person as it is created by a process other than the natural birth, ठीक है, क्योंकि आपकी लॉ की वजह से फॉर्मेशन में आती है। It is legal or judicial as it is created by law. It is a person since it is clothed with all the rights of an individual. Further, the company being a separate legal entity can own property। वही ऊपर वाली चीज है आपकी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब ये मोटा मोटी समझो कि ये भी एक इंसान है, बस एक आर्टिफिशियल इंसान। तो प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है, बैंक अकाउंट भी है, लोन भी रेज कर सकता है, लायबिलिटी भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में अपने मेंबर्स के साथ भी एंटर कर सकता है, उनके अलावा किसी और के साथ भी एंटर कर सकता है, ठीक है। इट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी आपकी, सू का मतलब समझते हो आप लोग? मना करना। केस कर देना, लेमन की लैंग्वेज में आप जो कोर्ट में जाके केस कर देते हो। ठीक है। नेचुरल पर्सन डू एक्सेप्ट टू बी सेंट टू द जेल, टेक, हाँ मतलब जो भी आप जो केसेस आप कर सकते हो, बट इसको आप जेल वेल में नहीं भेज सकते हो बिकॉज ये आर्टिफिशियल पर्सन है, दिस इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन ओनली एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है तो सिर्फ ह्यूमन एजेंसी की तरह काम कर सकते हैं, जिसमें कि आपके मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं जो कि उसको चलाएंगे, ठीक है। विद द डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट as its agency, but they are not the agents of the members of the company. The directors can either on their own or through common seal of the company can authenticate its formal acts। मोटा मोटी जब भी एक कंपनी जब आपकी फॉर्म होती है तो उसको चलाने के लिए आपके केएमपी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके काम आते हैं, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी को चलाते हैं, किसी भी कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपकी एजेंसी की तरह काम करते हैं, व्हिच मींस वो आएंगे आपकी कंपनी को रन करेंगे। वो कंपनी के एजेंट्स हैं, आपके मेंबर्स के एजेंट्स नहीं है। मेंबर्स के एजेंट्स ऐसे मेंबर्स ऐसे जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, उनके वो एजेंट्स नहीं है, वो कंपनी के एजेंट्स। तो वो जो भी काम करेंगे वो कंपनी के लिए करेंगे, मेंबर्स के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। दस ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसमें किसी को कोई भी डाउट है बता दो, मैं समझा दूंगा। नो सर, क्लियर है। ठीक है, किसी और को कोई भी डाउट है? नो सर। कनिष्का, ज्योति, नहीं है?
ओके परफेक्ट। अच्छा मेरे को एक बार इसके बाद में पॉइंट डिस्कस करूंगा कि जब हमने इसके बात करते हैं कॉमन सील, ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन is not bestowed with a body of a natural being. Therefore, it works through the agency of human beings, जो कि आपके board of directors हैं. Common seal is the official signature of a company which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. तो जैसे आपके वो जो लगा होता है ना गोला, आपने कभी देखा उस किसी सीए की सील के ऊपर यहाँ बीच में सीए लगा होता है और यहाँ पे उसका नाम होता है और यहाँ पे लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ ए कॉमन सील. तो कोई भी जो कंपनी है ना वो इसके एक इसके कंपनी का जो लीगल नेम होगा या जो भी आपकी जो ऑफिशियल स्टैम्प होगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन यूज दिस स्टैम्प, बट वो यूज उसको करेंगे ही करेंगे, वो अब सिर्फ उसको यूज किए बिना कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. The common seal is a seal used by a corporation as the symbol of its incorporation. कॉमन सील जो है आपकी वो यूज होती है जो कि आपका कॉर्पोरेशन यूज करता है एज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन की भाई इनकॉर्पोरेट हो गई है. ठीक है. The company Act 2015 has made the common seal optional by omitting the words and a common seal from section 9. ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, अमेंडमेंट आती है. Section 9 has to provide an alternative mode of authorization for companies who opt not to have a common seal. Rationale for this amendment is that common seal is seen as a relic of medieval times. Even in the UK, common seal has made something blah 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 blah. ठीक है. मोटा मोटी सर ये है कि 2015 में अभी तक जो आपका वर्ड आता था ना वो आपका एंड आता था. आप इसको बहुत अच्छे से ये ना बहुत अच्छे से याद करो. एंड था पहले आपका, एंड ए कॉमन सील. 2015 में सेक्शन 9 में से एंड वर्ड आपका हटा दिया गया. ठीक है. तो कॉमन सील अब रखना मैंडेटरी नहीं है. मतलब बेसिकली क्या है, मोटा मोटी अब आपको स्टैंप रखने की जरूरत उतनी मैंडेटरी नहीं है. आजकल होता क्या है पॉलिटिकल वर्ल्ड में सर, कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर्स बन जाते हैं. तो अगर आप कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना तो वो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हो. डिजिटल सिग्नेचर एज इन आप जाके अपने रियल में साइन नहीं करोगे, आपके डिजिटली साइन हो जाते हैं. आपके डिजिटल सिग्नेचर्स बन जाते हैं और आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हो और आप उनको यूज कर सकते हो. ठीक है. किसी को कोई भी डाउट, ऊपर वाला पॉइंट है कि कंपनी को कॉमन सील अपनी रखनी चाहिए और जो भी उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कुछ भी जो भी बंदे हैं वो जो ऑपरेट करेंगे वो हर डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी की कॉमन सील यूज करेंगे. विच मींस एक ठप्पा लगा दोगे आप उसकी कंपनी के ऊपर, उसके बाद डायरेक्टर्स उसके साइन करते थे. बट कंपनी एक्ट 2015 ने एक अमेंडमेंट अपनी जो उसने ली है सेक्शन 9 के अंदर, उसमें उसने एंड एक कॉमन सील उसने हटा दिया है. बिकॉज इसका जो प्रैक्टिकल वर्ड से अगर रिलेशन बताऊं तो बिकॉज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स हो चुके हैं मार्केट में, तो बंदे अपना या जो लोग हैं वो डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करते हैं, नॉट कॉमन सील. क्योंकि फिजिकल पेपर्स आज के टाइम में बहुत कम यूज होते हैं. सब कुछ मेजरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है. किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? सर bestowed का मींस bestowed है सर. A company being an artificial person is not bestowed with a body of a natural being. कि उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है. मतलब बेसिकली वो एक नेचुरल बीइंग नहीं है ना, वो एक आर्टिफिशियली पर्सन है ना, तो वो खुद से तो कॉमन सील अपनी लगा नहीं सकती है. हाँ सर. ठीक है. तो इसीलिए उसको कॉमन सील का एक ऑप्शन दिया गया था जो कि आपके मेंबर्स सॉरी जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कुछ भी काम वगैरह कराने के लिए. ठीक है. एंड सर relic का मींस थर्ड लाइन relic थर्ड लाइन सर कंपनीज एक्ट के बाद. रेलिक ऑफ मिडिवल टाइम्स मतलब कि उस टाइम का चलन था. ट्रेडिशनल. यस सॉर्ट ऑफ उस टाइम का चलन हुआ करता था, मिडिवल टाइम्स का वो चलन हुआ करता था, वो है रेलिक का. ठीक है. ठीक है सर. अब मेरे को आप लोग ये बताओ, आप सब लोगों ने एग्री किया था टेस्ट देने का 15 अगस्त को 8 से 9 बजे तक. एक की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि उनको सुबह 8 से 9 देना था, वो मैंने ले लिया था सुबह 8 से 9. इसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 बंदों के आई थिंक टेस्ट पेपर्स आए हैं जो रात को आए थे. बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया? किसी के पास कोई रीजंस है कि हमने इसीलिए नहीं दिया? सर मेरी पीडीएफ नहीं बन रही थी, बस मैंने 2 मिनट लेट ही भेजा था. देख लेता हूं सर, मेरे पास आई थिंक मैक्सिमम 3 लोगों के पेपर आए हैं, उससे ऊपर नहीं है. सर मेरा देखना आया हुआ है, मैंने तो भेजा था. सर मैंने भी भेजा था. एक सेकंड में
मेरे पास खुशदीप का है, मेरे पास सोनिया का है, और एक मेरे पास खुशी का है। सर मैंने नहीं भेजे थे। नहीं नहीं, खुशी का भी नहीं है मेरे पास सिर्फ खुशदीप का है और मेरे पास सोनिया का है। सर मैंने तो सुबह भेजे और सर भेज और हाँ, एक कनिष्का का सुबह मेरे पास है। सर मैंने भी भेजा था ज्योति के नाम से। आई डोंट थिंक मेरे पास आया है। मेरे पास खुशदीप का है एक, हाँ 99710 आपका, एक ज्योति का है। मेरे पास 3 या 4 ही है, एक कनिष्का का आया था मेरे पास। तो अगर टेस्ट नहीं देना है तो मना कर दो यार, हम नहीं रखेंगे। अगर 7 में से सिर्फ 3 बच्चे ही भेज रहे हैं तो टाइमिंग भी आपके हिसाब से हम लोग रख रहे हैं, और आप लोग ही के जिस चैप्टर का आप लोगों ने बोला था वही हम लोग चैप्टर रख रहे हैं। तो अगर फिर भी नहीं दे रहा है तो मना कर दो, नहीं रखेंगे। हम लोग भी फिर अपनी मेहनत नहीं खराब करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास इस क्लास के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। नहीं सर, टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए जो आ तो नहीं है क्वेश्चन पेपर, हमें चेक करो, आंसर शीट हमारे पास चेक करो कि आप लोगों के आप लोगों को हमें सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना होता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत काम है करने के लिए। तो अगर नहीं देना है तो फिर हम लोग बैठ के वो क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। एंड क्लास वो में जो क्वेश्चंस है ना सर और मैम्स, वो क्वेश्चंस को ना लाइटली मत लो कि सर ने कुछ भी बना दिया होगा। वो क्वेश्चंस वो है जो या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं क्वेश्चंस, या फिर वो है जो एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो अगर आप वो चीजें नहीं दोगे ना तो उसमें आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं जाएगा। आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो क्लास में तब भी हमारा कुछ नहीं जाएगा। मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। मेरा 70% सिलेबस खत्म हो चुका है। इसके बाद जो भी मेरा सिलेबस बाकी है दैट इज मेजरली सेल्फ। मैं आपको पास वो टेंसेस नहीं सिखा सकता, मैं आपको लेटर राइटिंग नहीं सिखा सकता, मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग नहीं सिखा सकता। वो सब कुछ आप अपने 10th 11th 12th में पढ़ के आए हो इंग्लिश में। इसके बाद जो मेजरली जो आपका कोर्स है सारा का सारा आपका सेल्फ स्टडी वाला कोर्स है। उसमें ना कुछ समझाने का है ना कुछ बताने का है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं 70 to 80% कोर्स आपका कवर करवा चुका हूँ। इसके बाद सिर्फ आप लोग आओगे, मैं आपको मेजर जो चीजें होगी उसके अंदर जो एग्जाम्स में आती हैं या फिर जो एग्जाम्स में आने के चांसेस है वही पढ़ाऊंगा। बाकी सारा मेजरली उसके अंदर आपका सेल्फ स्टडी है। आप जाइए और पढ़िए। मैं आपको पास्ट टेंस नहीं समझाऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है नहीं समझाऊंगा, इज एम आर कहाँ यूज करोगे आप वो भी नहीं समझाऊंगा। आप लोग 10th में 11th में 12th में सब इंग्लिश पढ़ के आए और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो वो सारी चीजें हैं। मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और अगर आप लोग अभी भी अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो उसमें ना मेरा कुछ जाएगा, ना सुमित सर का, ना हितेश सर का, ना नैसल सर का, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप अगर किसी क्लास में नहीं सुन रहे हैं तो आप मत सुनिए, हमारा कुछ नहीं जाता। हम लोगों को जो करना था हम कर चुके हैं। ये मैंने आपको काफी दिन पहले भी क्लास में बताया था कि ध्यान से पढ़ लो। और लॉ इज द सब्जेक्ट जिसमें बच्चे मैक्सिमम फेल हो रहे हैं आज के टाइम में, मैक्सिमम। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि थ्योरी है कर लेंगे, करते हो याद करने की कोशिश करते हो, याद होता नहीं है। जो आई थिंक खुशदीप की कंप्लेंट थी एक दिन की, सर याद नहीं होता है। उसके बाद में समझने की समझ आपको आता नहीं है क्योंकि आप लोग क्लास में ध्यान देते नहीं हो। उसके जब आप लिखने जाओगे तो आपको लिखना होगा ABC, आप लिख के आएंगे DEF, तो स्ट्रेट अवे आपके मार्क्स आएंगे 0। और उसमें ना आपके कोई सर आपको बचा पाएंगे, ना आपको मैं बचा पाऊंगा, ना आपके पेरेंट्स बचा पाएंगे, ना आपको ऐसे है तो वैसे ही नहीं छोड़ेगा। वो तो वैसे ही आपको सीधा काटा मारेगा, घर भेज देगा। हमारे टाइम पे सिर्फ 100 नंबर लाने होते थे। 200 में से चाहे किसी में आप फेल हो जाओ, चाहे आप किसी में पास हो जाओ, चाहे आप 100 के 100 एक में ले आओ, चाहे आप एक में भी 0 ले आओ, फर्क नहीं पड़ता था। आज के टाइम पे आपको नंबर सब में पास होना बहुत जरूरी है। हमारे टाइम पे सिचुएशन नहीं थी। और हमारे टाइम पे ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, तुक्का मारते थे तब भी सेटल हो जाता था। आपके टाइम पे सब्जेक्टिव है, लॉ भी और अकाउंट्स भी। अकाउंट्स फिर भी निकाल लोगे क्योंकि 12th में पढ़ी हुई है। लॉ समझ में नहीं आएगी, फेल हो जाओगे, हमें बाद में मत बोलना। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। 7 बच्चों में से सिर्फ आई थिंक 3 या 4 के मेरे पास टेस्ट आ रहे हैं। जबकि मैंने आपको ये पूछा कि आप लोगों को टाइमिंग क्या रखवाना है, आप लोग कहते हैं 15 अगस्त 8 से 9 रख लो सर रात को, क्योंकि दिन में फ्रेंड्स आएंगे, फैमिली आएगी, और कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहां जाना। हम भी ये समझते हैं चीज की, अब ठीक है बचपन से ही निकले हो अभी, तो ये सारी चीजों में मन करता है। जब लोग पतंग उड़ाते दिखते हैं तो मन करता है कि हम भी उड़ाएं। ध्यान नहीं लगता है, 1 घंटे का टाइम है पर ध्यान नहीं लगता है कि सुबह सुबह का टाइम है, दोपहर का। पर अगर फिर भी 7 में से सिर्फ 3 दे के जाओगे टेस्ट, मैं अगली बार से रखूंगा ही नहीं। आप अपने आप पढ़ सकते हैं, आप अपने आप कर सकते हैं, डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। नो सर सर। इस बार तो मैंने बढ़िया ट्राई किया अपना।
सर वो तो मैं जब चेक करूंगा मैं तब बताऊंगा। मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तो मेरे को टाइम मिला नहीं है वो चेक करने का। बट वो सर मेरे हाँ वैसे सर, अभी आपने थोड़ा बता दें। मेरे अब को मैं टाइम ट्राई मिला नहीं कर है। रहा हूँ अपना। बढ़िया। देखो सर ट्राई कर देखो, ट्राई करोगे ना तो आप लोगों के लिए बेनिफिट, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। पैसे दे रहे हो आप हमारे पास में, फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, तो हम लोग चैरिटी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप पैसे दे रहे हो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पढ़ाना, बट हम जब पढ़ा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो उसमें फिर ना हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी बनेगी। ये मैं आपको आज क्लियर कट शब्दों में बता देता हूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 बार ये चीज देख चुका हूँ। जब भी मैंने आप में से किसी को उठा के कुछ पूछा है, यू गाइस आर फेल्ड मिजरेबली। आप लोग या तो लाइन आपका उस टाइम पे ध्यान ही नहीं होता, अगर ध्यान होता है तो आपको लाइन समझ में नहीं आती, और लाइन समझ में आती तब वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मेजरली आप लोगों का यहाँ पे ध्यान है ही नहीं। और देखो मैं कभी उस हिसाब से नहीं चलता कि मैं होल्ड होल्ड द बैग करके मैं काम करूँ, मैं वैसा नहीं करता। ना मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में वैसा काम करता हूँ, ना मैं आप लोगों के साथ वो काम करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हैं, आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तभी मैं किसी को नहीं कहूँगा वीडियो ऑन कर दो या ऑडियो ऑन कर दो। आप लोगों के ऊपर है, 18-19 साल के आप सब हो, सब इतने नॉलेजेबल हो, सब इतने मेच्योर हो कि समझ में आता है कि अच्छा बुरा क्या है। स्कूल की स्ट्रॉबेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब आ गए हो रियल वर्ल्ड के अंदर। स्कूल में अगर अपने अपने क्लासेस के आप लोग धुरंधर हो गए, 80-90% वाले अगर आप हो, रियल वर्ल्ड में आपसे बड़े खलीफा हैं आज के टाइम पे। अभी तो ऑफलाइन क्लास में हो नहीं दिख रहे, ऑनलाइन क्लास में जाना 95%, 96%, 98% वाले लोग भी मिलेंगे, और 90% वाले भी मिलेंगे जिनका दिमाग हमसे 2 गुना स्पीड से चलता है, और ऐसे भी मिलेंगे जो डम होंगे जिनका दिमाग चलता ही नहीं है, जो धक्के मार के पास होकर आईपीसीसी में आ जाते हैं या फाइनल में आ जाते हैं। हर तरीके के लोग मिलेंगे। तो बेशक से ये कभी मत सोचना कि अपनी क्लास में अगर हम धुरंधर थे तो स्टार्टर्ड अकाउंटेंसी मूवी करके निकाल लेंगे जस्ट स्नैप ऑफ फिंगर। ऐसा नहीं है, ये कोर्स हल्का नहीं है। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, और ये आई थिंक आपके बाकी लोग बाकी क्लासेस में भी आपके सर बता रहे होंगे, ये कोर्स हल्का नहीं है। पहले सीपीटी हल्की हुआ करती थी, अब ये फाउंडेशन भी हल्का नहीं छोड़ा है। तो बेटर है ध्यान दो, बेटर है चीजों को ढंग से कर लो। अगर टेस्ट बोल रहे हो सर ले लो टेस्ट, तो टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करना सीखो। अगर नहीं करोगे हमारा कुछ नहीं जाता, हम लोग लिख के भेज देंगे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील सर रेफर्स टू लीगल कॉन्सेप्ट जहाँ पे कि कंपनी आपकी आइडेंटिफाई की जाती है सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कि आपकी जो कंपनी है वो आपने आइडेंटिफाई करी कि वो आपकी सेपरेट है फ्रॉम दी मेंबर्स। The term corporate wheel refers to the concept of the members of a company are shielded from liability। ये वही है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी जाती है तो आपके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी आपकी सेपरेट रखी जाएगी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट व्हील इज नथिंग बट एक ढाल की तरह काम करती है बिटवीन मेंबर्स और उस और कंपनी के बीच में, जहाँ पे कि मेंबर्स को आपके सेव कर दिया जाता है फ्रॉम द लायबिलिटी जो कि कंपनी के एक्शन से कनेक्टेड है। मतलब जो कंपनी की लायबिलिटी होगी वो सिर्फ कंपनी की लायबिलिटी होगी, मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। दिस इज व्हाट अ कॉर्पोरेट व्हील इज ऑल अबाउट। बेसिकली ढाल बना दिया आपने और वो ढाल की तरह ही आप उसको काम करते हैं। ठीक है, द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी अगर कोई लॉस है या कुछ भी है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आपकी जिम्मेदार होगी कंपनी। किसी को कोई भी डाउट? सर व्हील मीन्स? ढाल एक वर्ड है, कॉर्पोरेट व्हील मतलब एक ढाल जो होती है ना, जो एक सॉर्ट ऑफ बैरियर इन्होंने बना दिया। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग 1 सेकंड
आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो एक जो केस था ना सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड का, उसने फाउंडेशन रखी थी इसकी कॉर्पोरेट वीर के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, केस तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है और ये आता भी एग्जाम में, मतलब डायरेक्टली नहीं आएगा बट एक रेफरेंस के तौर पे आता है। Solomon and Solomon Company Limited, the House of Lords laid down that a company is a person distinct and separate from its members. In this case, one Solomon incorporated a company named Solomon and Company Limited with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons and 1 daughter. This company took over the personal business assets of Solomon for £38K. एंड इन टर्न सैलमन ने आपके 20,000 शेयर्स ले लिए ₹1 ईच। ये थी आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, डिबेंचर्स आए आपके 10,000 के एंड कंपनी विद चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड द बैलेंस शीट इन कैश। हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स टुक अप $1 ईच शेयर। बाकी सारे उसी के पास थे और वाइफ और उसकी डॉटर के और बच्चों के पास आए 1 शेयर। ठीक है, the company went into liquidation due to general trade depression. The unsecured creditors to the tune of 7,000 contended that Solomon could not be treated as a secured creditor of the company in respect to the debentures held by him, as he was the managing director of one-man company, which was not different from Solomon, and the cloak of the company was mere sham and fraud. It was held by Lord Macnaghten. अब यहाँ पर क्या हुआ था, सैलोमन ने अपनी 39 के पाउंड्स की उसने एक अपनी कैपिटल लगाई कंपनी को बनाने में। ठीक है, जिसमें कि उसने 20,000 शेयर्स ₹1 के ईच उसने खुद रख लिए। सब्सक्राइबर्स अदर शेयर्स थे वो 7 थे, सैलोमन, उसकी वाइफ, उसके 4 बच्चे, 6 और एक उसकी डॉटर। कंपनी जब वेंट इनटू लिक्विडेशन तो सैलोमन क्लेम्ड कि मेरे को भी पैसा चाहिए। तो वहां पे कोर्ट ने कहा था कि ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप वन मैन कंपनी चला रहे हैं, तो आप सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं माने जाओगे कंपनी के। द कंपनी इज एट ए लॉ different person altogether from the subscribers to the memorandum, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before, and same persons are managers and the same heads are receive the profits, the company is not in law the agent of the subscribers or trustees for them. मोटा मोटी सर बात यही है कि कंपनी आपकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, या फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स। तो अगर कोई भी चीज अगर कंपनी के अंदर होती है तो आप मेंबर्स को हेल्ड नहीं कर सकते हो। तो जो कुछ भी आपको लेना है वो कंपनी के लेके जाओ, मेंबर्स से आप नहीं लेके जा सकते। इसके अंदर इसका पूरे का क्रक्स यही है इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरे केस। सर जी सर, मुझे केस लॉ नहीं समझ आया। सर देखो, ये था सैलोमन ने 39,000 पाउंड्स उसने बिजनेस के अंदर लगाए। ठीक है, उसमें थे 7 सब्सक्राइबर्स। कंपनी गई डूब। सैलोमन कहता है पैसे मैं भी लूंगा। ठीक है, कंपनी और कोर्ट ने कहा कि तू नहीं ले सकता क्योंकि तू वन मैन कंपनी चला रहा था। ठीक है, वन मैन कंपनी का कॉन्सेप्ट तब तक आया नहीं था मार्केट के अंदर। वन मैन कंपनी का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंट आया है, पिछले 4-5 सालों के अंदर। ठीक, तो कोर्ट ने कहा कि तुझे हम लोग क्रेडिटर नहीं मान सकते क्योंकि तू अकेला बंदा कंपनी चला रहा है। ठीक है, तो इसलिए तू सिक्योर क्रेडिटर में तो नहीं आएगा। तो तुझे जो भी तेरा पैसा डूबा है वो तुझे सिक्योर क्रेडिटर नहीं माना जाएगा। जब कंपनी डिसॉल्व, मैंने ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो एक तरीके से पैसा मिलता है, पहले इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर एकदम एंड में जाके मेंबर्स को मिलता है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि तुझे, हम लोग वो क्लेम कर रहा था कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, तू सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, तू मेंबर माना जाएगा कंपनी का। तो अगर तेरी कंपनी डूबी है ना तो पहले पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाएगा जितना भी उनका डूबा है। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तब तुम ले जाओ, पहले तो तुम ना ले जा सकते। ये है केस। और इसका क्रक्स, ठीक है, और इसका क्रक्स यही है सर कि क्योंकि मेंबर्स उनकी उस कंपनी से डिफरेंट माने जाते हैं, इसीलिए उसको सिक्योर क्रेडिटर नहीं माना गया है इस केस में। इस केस में एक और चीज भी है कि वो 1 पर्सन कंपनी चला रहा था। कोर्ट ने कहा कि आपकी जो यहाँ पे इंटेंशन थी ना, वो आपकी इंटेंशन फ्रॉड करनी। सर अगर पैसे बचे तो नहीं देंगे? पैसे बचे तो दे दोगे। अगर पैसे बचे तो देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, पैसे नहीं बचते।
जब भी कंपनी आप बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब कंपनी डिसॉल्व करने जाओगे ना तो पैसे नहीं बचते, क्योंकि कंपनी अगर आपकी डूब रही है ना तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मेंबर्स है, पूरा दम लगाते थे उस कंपनी को बचाने में। बट वो कंपनी अगर बचेगी ही नहीं तो जब उनको दिखता है कि कंपनी नहीं बचेगी और लोन इतना, मतलब आपकी जो लायबिलिटीज है आपकी एसेट से मान लो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो चुकी है, तो आप खुद सोच के बताओ पैसे बचेंगे आपके पास मेंबर्स को देने के लिए? सर इसीलिए सबसे पहले पैसा दिया जाता है, अगर मेरे को सही से याद है जो मैंने किया था रिजोल्यूशन जो मैंने करवाया था आज से 4 साल पहले, आपके सबसे पहले पैसा दिया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को। उसके बाद आपके फिर वो पहले आप देते हो एम्प्लॉयज को, लेबर्स को, पहले आप लेबर की सैलरी देते हो, उसके बाद आप जो भी आपके जो टैक्स ड्यूज होते हैं वो आप पे करते हो, फिर आप डिवेंचर्स को पैसे देते हो, फिर आप क्रेडिट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पहले सिक्योर्ड डिवेंचर्स, फिर अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। तब तक पैसे नहीं बचते, क्योंकि आप ये मान के चलो कि मान लो अगर किसी सिक्योर्ड डिवेंचर के 100 रुपए भी है ना कंपनी के ऊपर, तो उसको भी इन द रियल वर्ल्ड ना 50 रुपए ही मिलते हैं, और वो कहो तो 50 रुपए ज्यादा बोलते हैं आपको, उसको 50 से भी कम मिलते हैं। ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड पैसे बचते ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि एक चीज यही सोचो ना कि मैं अगर अपना धंधा बंद कर रहा हूँ तो मैं तभी करूंगा ना जब मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं करने को। अगर मेरे को इतना भी बचे कि हाँ मेरे को दिख रहा है कि मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ तो मैं बंद ही क्यों करूँगा? यस सर। ठीक है जी, ओके। Now the question may arise whether this wheel of corporate personality can even be lifted or pierced. Pierced का मतलब होता है सर छेद करना उसके अंदर, ठीक है, मतलब कि आप इसके अंदर लूप होल ढूंढ सकते हो। Before going into this question, one should first try to understand the meaning of the phrase lifting the wheel. आप ढाल कब हटाओगे? It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities behind the legal facade, where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members or managers, the corporate wheel may be said to have been lifted. अब इसके अंदर ये कह रहे हैं, यहाँ तक तो चीजें सारी छोड़ दो, बेकार की चीज है। यहाँ पे पढ़ो कि जहाँ पे जब कोर्ट्स सब क्या करते हैं, जब कोर्ट्स इग्नोर कर देते हैं कंपनी को एंड कंसर्न, जब कोर्ट सीधा मैनेजर से जब बात में मेंबर से या मैनेजर से जब बात करते हैं, उस टाइम पे हम लोग ये लगाते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील आपकी लिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, उस केसेस में ये माना जाता है कि बॉस आपने कॉर्पोरेट व्हील हटा दिया, आपने ढाल हटा दिया, कोर्ट जो डायरेक्टली मेंबर्स और मैनेजर से बात कर रहा है। Only in appropriate circumstances, the courts are willing to lift the corporate wheel, and that too when the questions of controls are involved rather than merely a question of ownership. ठीक है सर, ये सब्जेक्टिव मैटर है, यहाँ से लिखते कि यहाँ तक। बस एक चीज ये समझ लेना कि कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कब की जाती है? जब कोर्ट को ये लगेगा, जब कोर्ट को ठीक लगेगा कि उसको डायरेक्टली मैनेजर से और मेंबर से बात करनी चाहिए, ठीक है, और क्योंकि उसको चीजों को ज्यादा अच्छे से समझना, कंपनी से बात करके कोई फायदा नहीं होगा, तो कॉर्पोरेट लीव एट दैट टाइम कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, एनीवन, एनी डाउट? सर लीगल फैगट जी पहले किसका था? सोनिया का। सर थर्ड लाइन। आप इसके अंदर ये मान के चलो बिहाइंड द लीगल फैगट मतलब सिर्फ कानूनी दीवार के, जो कानूनी जामे के पीछे जो आपकी जो हकीकत है वो कुछ और है, बस यही आपको। हाँ जी खुशदीप, आपका डाउट सर इसमें मतलब अगर कंपनी डिसॉल्व होगी तो कोर्ट मैनेजर वगैरह से बात करके उन पर लायबिलिटी डाल देगा? नहीं सर, कभी भी नहीं होता ऐसा। कोर्ट सिर्फ बात करेगा मैनेजर से और मेंबर से, ठीक है, कोर्ट से बात करेगा। तो वो एक्चुअली क्या है ये चीज समझो, ये ना, ये एक आपकी मान लो एक ढाल है, इसके पीछे है ये मैनेजर्स, ठीक है। मैं 6 की बात करता हूँ और यहाँ पे आ गया कोर्ट, ठीक है। जब आपकी कोई चीज अगर ये आपकी कह रहा हूं मैं कॉर्पोरेट व्हील है ये, ठीक है। अब कोर्ट क्या है ना, इसमें तो मत्था मारेगा नहीं, बार बार उसको दिख रहा है कि यार करने वाले अगर पीछे के ये वाले बंदे हैं और अगर ये जो भी कर रहे हैं उसके बाद इसमें कोई फायदा हो नहीं रहा, कंपनी में फायदा हो नहीं रहा, तो वो सीधा ही काम करेगा, वो आएगा, कोर्ट आएगा, इसको हटाएगा और डायरेक्टली आके इनसे बात कर देगा कि अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो।
या तुम क्या कर रहे हो इस कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए, तुमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, या इस कंपनी को एग्जिस्ट कराने के लिए तुमने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो कोर्ट उसमें फिर इन चीजों को समझ लेगा कि भैया आ जाओ डायरेक्टली तुम्ही से बात करता हूँ, कंपनी से तो क्या ही बात करनी, क्योंकि जो चला तो तुम ही लोग रहे हो ना। ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट। लायबिलिटी नहीं हटेगी, मतलब लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। कॉर्पोरेट व्हील हट जाएगी, मतलब एक ढाल जो है जो मेंबर्स की और जो कंपनी के बीच की है ना वो हट जाएगी। उसके बाद वो डायरेक्टली सीधा सीधा जाके उन्हीं लोगों से बात करें। ठीक है, ठीक है सर। आप लोग इस चैप्टर की वो देख रहे हो, टेक्निकलिटी को देख रहे हो। हम लोग 1 घंटा कर चुके हैं और हमारे सिर्फ 5 पेजेस कंप्लीट हुए। यस सर। इससे पहले आपके किसी भी क्लास के अंदर 1 घंटे में 5 पेज नहीं कंप्लीट हुए। हाँ सर। और ये आप सिर्फ अभी इसका ना आप टीजर पढ़ देख रहे हो, जो मैं कहूँ 4 घंटे की मूवी का ये 20 सेकंड का टीजर है जो भी आप लोग ये लोग देख रहे हो। यहाँ पे ये पूरी पिक्चर आपको आईपीसीसी में इंटरवल तक मिलेगी और फाइनल में आपको पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। अब आप सोचो कितना टाइम लगाओगे आप, पर कितना टेक्निकल है। आवाज कट गई सर। सर ये पिछले चैप्टर से लिंक ही है ना? नहीं सर, डिफरेंट है एकदम, ये अलग एक्ट है। ओके सर। ये अलग एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट 2013 है, पहला वाला एलएलपी एक्ट था 2008। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। आप कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट कर सकते हैं? आप कॉर्पोरेट व्हील इन सब केसेस के अंदर लिफ्ट कर सकते हो सर। पहला, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। इस केसेस के अंदर क्या होता है कि कोर्ट कई बार क्या करता है, कॉर्पोरेट व्हील को आपके लिफ्ट करता है ये जानने के लिए कि कंपनी के फ्रेंड्स कौन कौन है और कंपनी के एनिमीज कौन कौन है। ठीक है, ट्रेडिंग विद द कंपनी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड। द लीडिंग case in this point is Daimler Company Limited versus Continental Tire Rubber Company. If the public interest is not likely to be jeopardized, jeopardy का मतलब होता है सर उसको हानि पहुंचाना। The court may not be willing to crack the corporate shell. अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर फर्क पड़ रहा है तो कोर्ट आपका कॉर्पोरेट शेल को ब्रेक कर देगा, ये देखने के लिए कंपनी एनिमी की तरह एक्ट कर रही है या फिर आपके फ्रेंड की तरह। But it may rend the wheel for ascertaining whether a company is an enemy company. It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or conscience. Therefore, it can be a friend or foe. Foe का मतलब है दुश्मन या आपके चहेते नहीं। It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of people of an enemy country. For this purpose, the court may examine the character of the persons who are really at the helm of the affairs of the company. Helm का मतलब होता है सर उसकी जड़ में कौन कौन है, कि like who are the ones who are controlling the affairs of the company. Actual controllers. इसको पढ़ लो, कोई डाउट है तो मेरे को बता दो। मैं आज सिर्फ यही वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा इसके बाद। सर सर कोर्ट को कैसे पता लगेगा कि जो पार्टनर है वो को एनिमी या फ्रेंड है? यही जानने के लिए कोर्ट हमेशा ये जानना चाहेगा कि कंपनी एनिमी की तरह एक्ट कर रही है या फ्रेंड की तरह एक्ट कर रही है। सुनो, जब कभी भी ये कंपनी ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में सुना है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ये वो होती है जिसमें कि लोगों के पैसे लगे होते हैं। अभी आजकल अगर मार्केट में ध्यान देते हो तो एक मार्केट में न्यूज थी, अगर जनरल नॉलेज भी अगर आपकी ध्यान देते हो तो मार्केट में न्यूज थी, जोमेटो का आईपीओ आया था। जोमेटो सब यूज करते होंगे, ठीक है। तो जो आईपीओ जब आता है ना, तो आईपीओ आने के बाद में आपकी पब्लिक का पैसा, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इस केस के अंदर ना पब्लिक का पैसा लगता है फिर कंपनी के अंदर, पब्लिक एज इन आप में और बाकी सारी जनरल पब्लिक। ठीक है, हाँ सर। तो पब्लिक मनी लगती है इसके अंदर। फिर उस अब जैसे ही आपकी पब्लिक मनी लगना स्टार्ट होती है ना, उतनी ही ज्यादा टेक्निकलिटी, उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और सारी चीजें बढ़ जाती है कंपनी की। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। अब उसके अंदर ये माना जाता है कि कोई मान लीजिए अपनी हार्ड अर्न मनी अगर किसी कंपनी के अंदर लगा रहा है
तो वो इसीलिए लगा रहा है क्योंकि वो वहां से कमाना चाहता है। तो अगर कोर्ट ये देखेगा कि भाई कोर्ट को अगर लगेगा कि अगर पब्लिक का इंटरेस्ट जो जेपरडाइज हो रहा है, जेपरडाइज का मतलब कि अगर बंदे का इंटरेस्ट का हनन हो रहा है, हनन भी अगर हिंदी में बोलूं कि उसके इंटरेस्ट को अगर हानि पहुंच रही है, ठीक है, क्षति पहुंच रही है, या फिर उसके इंटरेस्ट को, इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती है मुझे। तो हाँ सर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर इससे अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अगर उसके इंटरेस्ट में अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो कोर्ट क्या करेगा, उसके बाद में कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को आप पे लिफ्ट कर देगा कि भाई अब हटाओ कॉर्पोरेट व्हील। अब हम ये नहीं देखेंगे कंपनी कैसे एक्ट कर रही है। देखो कंपनी है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो वैसे ही एक्ट करेगी जैसे उसके पीछे बैठे लोग उसको एक्ट कराना चाहेंगे। इसको इस तरीके से समझो कि आपकी अगर एक घोड़े की बग्गी है ना, तो वो बग्गी वैसे उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में घोड़ा जा रहा होगा। या फिर आप ऐसे समझो कि एक अगर आपकी जो कार चल रही है, ठीक है, वो कार उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में उसको ड्राइवर पहुंचाएगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर कंपनी कोर्ट क्या करेगा, कॉर्पोरेट व्हील को हटा देगा, ये देखने के लिए कि उसके जो पीछे के जो मेंबर्स और जो मैनेजर्स हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, वो कौन है, ठीक है, क्या वो एनिमी तो नहीं है कंट्री के, या वो फ्रेंड तो नहीं है कंट्री के, या कौन है। जस्ट ये देखने के लिए कि अगर वो लोग ये काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, कि वो ठीक लोग हैं या खराब लोग हैं। उस केसेस के अंदर कोर्ट जो है कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है, जस्ट टू फाइंड आउट कि वेदर the persons who are running the company or the persons who are behind the company are the enemies or friend कंपनी के, ठीक है। ये चीज जानने के लिए यस सर, क्लियर है सर। सर मुझे कुछ पूछना है पार्टनरशिप एक्ट में। बताओ सर एक मिनट, पेज नंबर। सर ये वाला कोर्ट अपने मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स में ही देखेगा ना कि कौन फ्रेंडली है कौन नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि कंपनी को वही चला रहे हैं ना, तो वो कंपनी के मेंबर्स को ही देखेगा। सर डाउट बताइए, पेज नंबर और टॉपिक नंबर। पार्टनरशिप एक्ट में कौन सा टॉपिक? सर 4th पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। नहीं, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के बाद यूनिट बताइए ना, यूनिट। सेकंड। पेज नंबर 3.21। हाँ जी बताइए, इसमें क्या है? 5th पॉइंट। अनएनिमियस कंसेंट। एनोनिमस। हाँ सर। एनोनिमस का मतलब होता है सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सब ने नहीं, एक सेकंड, पॉइंट बताओगे सर? 5th से नीचे। हाँ सर, 3rd लाइन के ऊपर जस्ट। नहीं सर सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 से 2nd लाइन से लास्ट पॉइंट। हाँ सर ये वाला सर। इन द इवेंट ऑफ द डेथ और डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज राइट ऑफ एक्ट टू बुक्स के जस्ट ऊपर। अच्छा, ये it may be mentioned that a forced majority rule will not apply where there is a change in the nature of the firm itself. In such a case, unanimous है ये, unanimous consent of the partners is needed. Unanimous का मतलब होता है कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में, मतलब सब एक ही डिसीजन लेने जाते हैं। आप लोग जब डिसाइड करते हो ना कि टेस्ट मान लो 15 अगस्त को लेना सर 8 से 9, तो आप सातों ने वो डिसाइड किया था, तो उस डिसीजन को कहते हैं यूनानिमस। और सर बोनाफाइड जस्टिस के इन ट्रू वे बोनाफाइड। ठीक है सर। सर मतलब वेरीफाइड नहीं सर, इन करेक्ट सेंस। बोनाफाइड इंटरेस्ट मतलब इन करेक्ट इंटरेस्ट।
ट्रू इंटरेस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है सर। इस संडे टेस्ट? यार, इस संडे ना मैं रक्षाबंधन है, टेस्ट कहाँ से दोगे? अच्छा सर कोई बात नहीं, पर सर आप टेस्ट चेक कर देना प्लीज। देखो मैं टाइम निकाल के मैं कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ना इसी टाइम मिला नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्योंकि हमारी जो कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज्यादा अभी हमारे पे प्रेशर है, तो चेक कर नहीं पाया था मैं। आई ट्राई कि मैं सैटरडे करूँ चेक, क्योंकि आज भी मेरे कोई पास बात टाइम नहीं नहीं सर, है, मेरे पास कल भी टाइम नहीं है। हाँ, तो सैटरडे को मैं चेक करके ना, मेरे को अपने कॉन्ट्रैक्ट के टेस्ट भी चेक करने, वो दोनों चेक करके मैं दोनों के आपके वो कर दूंगा उसमें ना, चेकिंग जो भी करके मैं आपको बता दूंगा किसके कितने मार्क्स हैं कितने नहीं, मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और यहाँ तक पढ़ के आना, इस वाले एक्ट को अच्छे से पढ़ के आना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। सर। अब तो ट्राई कर रहे हैं, मतलब अपना बेस्ट दे रहे हैं सर देखो, बेस्ट तब अच्छा लगेगा जब आपका आउटपुट आएगा, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। ठीक है, Yes, सर। मतलब ये वाला एक्ट देखो, सुनो, इससे पहले एक्ट आपने दोबारा पढ़े हो नहीं पढ़े हो घर जाके, आई डोंट केयर। ये वाला एक्ट अभी जब क्लास खत्म होती है, कभी भी टाइम मिलता है, ट्यूजडे से पहले पहले पढ़ लेना।